नमस्कार, करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 2023 में भारत में कम आएगी विदेशी कमाई, OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि बनेगी वजह, वर्ल्ड बैंक ने लगाया अनुमान। ओमिक्रॉन के खिलाफ बनी पहली mRNA वैक्सीन, भारत में विकसित हुई ये वैक्सीन जल्द ही होगी औपचारिक लॉन्चिंग। तापस 201 UAV ने रचा इतिहास, DRDO के साथ मिलकर नेवी ने किया ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल, सफल रहा परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने अपनाई उच्च समुद्र संधि, समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए उठाया कदम, 193 देशों का मिला समर्थन। और अराकू कॉफी और काली मिर्च को मिला जैविक प्रमाण पत्र, सहकारी कृषि प्रणाली के तहत होती है इसकी खेती, आइलैंड्स के जंगलों में मिलती है ये कॉफी। चलिए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व कानून सचिव TK विश्वनाथन के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इसका मकसद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार हेतु सिफारिश करना है। साथ ही मध्यस्थता के जरिए मामलों के निपटान से अदालतों में मुकदमों के बोझ को कम करना है। इस समिति में 15 सदस्य हैं, साथ ही 30 दिन के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने समिति को मध्यस्थता अधिनियम के कामकाज सहित देश के वर्तमान मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन का मूल्यांकन और विश्लेषण करने का जिम्मा सौंपा है। साथ ही मॉडल मध्यस्थता प्रणाली ढांचा को बनाने की बात कही है जो कुशल, प्रभावी और किफायती होने के साथ वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल विकसित करने के लिए एक रणनीति तैयार करना है। गौरतलब है कि मध्यस्थता के तहत संबंधित पक्ष बिना अदालती हस्तक्षेप के मध्यस्थों की मदद से निजी विवाद समाधान का विकल्प चुनते हैं। इसका निर्णय बाध्यकारी प्रकृति का होता है। वहीं सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तीसरा पक्ष समझौते के माध्यम से विवाद को हल करने में मदद करता है। इस कार्य को करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को सुलहकर्ता कहा जाता है। वर्तमान में किसी विवाद के निपटान के 3 तरीके हैं। इसके तहत शामिल है पारंपरिक विवाद समाधान, ADR यानी वैकल्पिक विवाद समाधान, और विवाद समाधान के हाइब्रिड तरीके। पारंपरिक विवाद समाधान के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा मामले का निपटान किया जाता है। वहीं ADR अधिक लचीला और पार्टी केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें बातचीत, सुलह और मध्यस्थता शामिल है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 89 में ADR के संदर्भ में बात की गई है। हाइब्रिड में प्रारंभ के 2 निपटान तरीके आते हैं। साथ ही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित है। बीते दिनों गुजरात के सूरत से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति सरोगेसी के माध्यम से पिता बने। मीडिया रिपोर्ट्स ने उन्हें सरोगेसी के माध्यम से पिता बनने वाला अंतिम एकल भारतीय बताया। असल में सरोगेसी विनियमन अधिनियम के अनुसार अब एकल पुरुष और महिलाएं, लिव इन में रहने वाले जोड़े और समान लिंग वाले जोड़े सरोगेसी के जरिए माता पिता बनने के हकदार नहीं होंगे। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 की बात करें तो इसके अनुसार जो महिलाएं विधवा या तलाकशुदा हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। इसके साथ ही कानूनी रूप से विवाहित महिला एवं पुरुष भी सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि जब सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान सरोगेट मदर को बुनियादी सुविधाओं के साथ नकद राशि प्रदान की जाती है तो इसे वाणिज्यिक सरोगेसी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ परोपकारी सरोगेसी की बात करें तो इसमें सरोगेट मदर को केवल बुनियादी चिकित्सा खर्च प्रदान किया जाता है। हालांकि कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की ही इजाजत देता है। इसके साथ ही सरोगेट मदर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अधिनियम के अनुसार केवल विवाहित महिला ही सरोगेट मदर बन सकती है। साथ ही जीवन में एक महिला केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। नियमानुसार बच्चे की चाह रखने वाले दंपत्ति की करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मां बन सकती है। आपको बता दें कि सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला किसी व्यक्ति या जोड़े या इच्छित माता पिता की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो महिला किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख किराए पर देती है। यहाँ महिला को सरोगेट की संज्ञा दी जाती है। बीते 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। ये दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। बाल तस्करी से जुड़ी कई रिपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
2020 के लॉकडाउन के बाद से बाल तस्करी का एक नया रूप देखने को मिला है। दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा तस्करी से पीड़ित है। कम आय वाले देशों के संदर्भ में ये और भी गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक जबरन श्रम करने वालों में 12% बच्चे शामिल हैं। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में 2021 में प्रतिदिन श्रम, भीख मांगने और यौन शोषण के लिए 8 बच्चों की तस्करी हुई। रिपोर्ट का यह भी कहना था कि साल 2020 में तस्करी किए गए कुल 4,700 लोगों में से 1,377 नाबालिग लड़के और 845 नाबालिग लड़कियां थीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। इस मामले में सबसे बड़ी कमी यह है कि आपराधिक दोष सिद्धि दर 10% से भी कम है। हालांकि भारत ने 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट संक्षिप्तकी के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत के रेमिटेंस के 0.2% की धीमी वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि साल 2022 में इस दर में 24% की वृद्धि हुई थी। विदेशों में निवास कर रहे किसी देश के नागरिक द्वारा अपने देश में भेजी गई धनराशि की दर को प्रेषण प्रवाह अथवा रेमिटेंस इनफ्लो कहा जाता है। भारत के रेमिटेंस प्रवाह में आई कमी के लिए OECD अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि को प्रमुख कारण माना जा रहा है। खासकर अमेरिका के हाईटेक क्षेत्र में धीमी वृद्धि के चलते सूचना प्रौद्योगिकी श्रमिकों की मांग में कमी की संभावना है, जिससे रेमिटेंस के प्रभावित होने की आशंका है। गौरतलब है कि OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 38 उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसके अलावा खाड़ी सहयोग परिषद देशों में तेल की कीमतों में गिरावट ने भी प्रवासियों की मांग को कम किया है, जो कि रेमिटेंस के धीमी वृद्धि दर से बढ़ने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। भारत का रेमिटेंस लगभग 36% हिस्सा उच्च कुशल और बड़े पैमाने पर उच्च तकनीक वाले प्रवासियों से आता है, जो 3 उच्च आय वाले देशों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर में रहते हैं। इन देशों के अलावा ज्यादातर कम कुशल श्रमिक प्रवास के लिए खाड़ी देशों को प्राथमिकता देते हैं। खाड़ी देशों में उच्च ऊर्जा मूल्य और निम्न खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति कम कुशल श्रमिकों के प्रवास की प्रमुख वजह है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों का रेमिटेंस प्रवाह आज भारत के कुल प्रवाह का लगभग 28% है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस वृद्धि दर के 2.0% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे अंतर्वाह में $18 बिलियन की वृद्धि होगी। ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मिलकर डार्क पैटर्न पर हितधारकों के साथ एक मीटिंग की है। इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने डिजिटल विज्ञापनों के डार्क पैटर्न पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद पारदर्शिता में सुधार करना और उपयोगकर्ताओं की स्वायत्तता की रक्षा करना है। ASCI के मुताबिक वर्तमान ऑनलाइन स्पेस में डार्क पैटर्न की व्यापकता में वृद्धि हो रही है। ये उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक बड़ा खतरा है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों के दायरे में आता है। असल में डार्क पैटर्न अनैतिक UI या UX यानी यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शन है। ये यूजर्स को भ्रमित करने या उनसे कुछ ऐसा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते। इसमें हेरफेर करने वाली प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जैसे ड्रिप मूल्य निर्धारण, भ्रामक विज्ञापन, बेट एंड क्लिक, झूठी तात्कालिकता और गोपनीयता संबंधी चिंताएं आदि। गौरतलब है कि भारत में ऑनलाइन स्पेस ने हाल ही के वर्षों में काफी वृद्धि की है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या करीब 830 मिलियन थी। इसके अलावा भारत की उपभोक्ता डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक करीब $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि ASCI की स्थापना साल 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन को जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही औपचारिक तौर पर वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। ये कोविड-19 के खिलाफ देश की पहली mRNA वैक्सीन है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भारत स्वदेशी तकनीक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को निर्मित कर चुका है। जानकारी के मुताबिक mRNA वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि इतना जरूर बताया गया है कि बाजार में आ चुकी वैक्सीन की तुलना में इस वैक्सीन से अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है। गौरतलब है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कोरोना वायरस को शरीर के भीतर फैलने से रोकती है। आपको बता दें कि mRNA वैक्सीन का रखरखाव आसान है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्टोर किया जा सकता है, इसलिए
इसे साधारण रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा इस टीके को सुई रहित प्रणाली के माध्यम से त्वचा में लगाया जा सकता है। इस प्रणाली को सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माना जाता है। ये लाभार्थी और टीका लगाने वाले के लिए संक्रमण से जुड़ी चिंता को कम करती है। सुई रहित वैक्सीन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। इसमें इंजेक्टर, सुई रहित सिरिंज और एक फिलिंग एडाप्टर शामिल है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी mRNA आनुवंशिक सामग्री है। ये शरीर को प्रोटीन बनाने में मददगार होती है। यही वजह है कि वैक्सीन में मौजूद mRNA कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाने में मदद करता है। mRNA वैक्सीन लगने से अगर कोई व्यक्ति असली वायरस के संपर्क में आता है तो उसका शरीर इससे लड़ने में सक्षम होता है। बीते दिनों स्वदेशी रूप से विकसित तापस 201 यूएवी ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। भारतीय नौसेना और DRDO ने तापस को ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करने का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बाद तापस को सटीकता के साथ अपने स्थान पर उतारा गया। इसके लिए INS सुभद्रा में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 शिप डेटा टर्मिनल स्थापित किए गए थे। आपको बता दें कि तापस एक मानव रहित हवाई वाहन है और इसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार इस साल की शुरुआत में हुए एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया गया था। ये विमान 18 घंटे तक बिना रुके काम कर सकता है। तापस 28,000 फीट की ऊंचाई से भी अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की सहायता के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये ISTAR यानी खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोही करने में उपयोग किया जाएगा। वहीं INS सुभद्रा की बात करें तो ये भारतीय नौसेना का गश्ती पोत है और इसे साल 1990 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मौजूदा समय में INS सुभद्रा को समुद्री यात्रा के साथ साथ कई मिसाइल के प्रक्षेपण मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक रिसर्च में पृथ्वी की धुरी को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें पाया गया है कि भूजल के अधिक उपयोग के कारण पृथ्वी की धुरी लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि साल 1993 से लेकर 2010 तक लगभग 2150 बिलियन टन भूजल महासागर में समाहित हो गया है। इस कारण समुद्री जल स्तर में लगभग 6.24 मिलीमीटर की वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि साल 2016 के ऐसे ही एक अध्ययन में स्पष्ट किया गया था कि दुनिया भर में पानी की गति ने पृथ्वी की धुरी को डगमगाने में योगदान दिया था। आपको बता दें कि पृथ्वी एक निश्चित धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के भार वितरण में विविधता के कारण धुरी और ध्रुव भी अस्थिर होते हैं। कई खोज में ऐसा पाया गया है कि जल की गति पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूजल की कमी का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है। जहां भूजल की ज्यादा कमी होगी वहां अक्ष पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जियोफिजिकल रिसर्च लेटेस्ट द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक पानी का पुनर्वितरण हुआ। इसमें से अगर भारत में भूमिगत जल की बात करें तो मौजूदा समय में देश के भूजल की कमी का लगभग 95% हिस्सा उत्तर भारत में पाया गया है। वहीं ग्राउंड वाटर के अंधाधुंध उपयोग के कारण देश के कुछ राज्यों में भूजल की भारी कमी देखी गई है। इस सूची में भारत की राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में शुष्क जलवायु के कारण भूजल स्तर कम है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी भूमिगत जल की उपलब्धता कम है। इन राज्यों में ये कमी एक्विफर्स यानी जलवाही स्तर की क्रिस्टलीय प्रकृति के कारण है। मीडिया खबरों के मुताबिक आने वाले 1 जुलाई को यूक्लिड मिशन लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसकी मदद से अंतरिक्ष में विस्फोट के बाद ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने की बात कही है। इस मिशन की सहायता से ब्रह्मांड के 2 घटक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच की जाएगी। चूंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अदृश्य रहते हैं, ऐसे में उनके प्रभावों का अनुमान लगाकर ही उनके अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता रहा है। बीते साल यूक्लिड को रूसी सोयूज रॉकेट से लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपना करार खत्म कर दिया था। इसके बाद फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मिशन की लागत 1 बिलियन यूरो है। डार्क मैटर आवेश रहित या उदासीन कणों से बना होता है। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरेक्ट करने के बावजूद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इस कारण ये कण डार्क होते हैं। ये कण प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, किंतु अन्य पदार्थ की तरह उनका भी द्रव्यमान होता है, इसलिए इन्हें डार्क मैटर कहते हैं। भौतिकविदों का मानना है कि ब्रह्मांड का सारा दृश्य भाग मौजूद सभी पदार्थों में से केवल 5% से बना है, जबकि शेष भाग डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी से निर्मित है। ब्रह्मांड में सभी अंतःक्रियाएं कणों पर कार्य करने वाली 4 मूलभूत शक्तियों का परिणाम है।
ये बल हैं मजबूत परमाणु बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। डार्क एनर्जी सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते हुए प्रतिकारक बल के रूप में कार्य करती है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। ये एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देता है। वहीं डार्क मैटर एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधने का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र ने गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बिना किसी आपत्ति के संधि को मंजूरी दे दी। इस संधि के तहत उच्च समुद्र में पर्यावरण संरक्षण के विस्तार के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया जाएगा। उच्च समुद्र संधि के तहत 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखने का लक्ष्य रखा गया है। इस संधि के तहत उच्च समुद्र क्षेत्र के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नए निकाय का गठन किया जाएगा। साथ ही महासागरों में वाणिज्यिक गतिविधियों के पर्यावरण प्रभाव के आकलन के लिए नियम भी तय किए जाएंगे। 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व नेताओं की वार्षिक बैठक में ये संधि प्रस्तुत की जाएगी। बैठक के दौरान 60 देशों द्वारा समर्थन और हस्ताक्षर करने के बाद ही ये लागू होगी। गौरतलब है कि इससे पहले समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि वर्ष 1994 में लागू हुई थी। इसके तहत समुद्री संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। आंतरिक जल की बात करें तो इसमें बेसलाइन की भूमि के किनारे का पानी शामिल होता है, जिसमें नदियां, नहरें और छोटी खाड़ियां शामिल हैं। प्रादेशिक सागर की बात करें तो ये बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। इसके हवाई क्षेत्र समुद्र, सीबेड और सबसॉइल पर तटीय देशों का अधिकार होता है। वहीं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर के समुद्र को उच्च समुद्र कहा जाता है। उच्च समुद्र पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। उच्च समुद्र को ट्रांस बाउंड्री जल या अंतर्राष्ट्रीय जल भी कहा जाता है। इसमें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, नदियां, क्षेत्रीय समुद्र, भूजल प्रणालियां, आर्द्र भूमि आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र बहुमूल्य पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ओरवा कल्लू गांव में मेसोलिथिक काल की एक रॉक पेंटिंग की खोज हुई है। प्राप्त पेंटिंग में एक व्यक्ति को जमीन के एक टुकड़े को जोतते हुए दिखाया गया है। इस चित्र से मेसोलिथिक काल के एक अर्ध बसे हुए जीवन पद्धति का पता चलता है, जिसमें इस समुदाय के लोग जानवरों को पालते थे और खेती करते थे। इस खोज को अंजाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चेन्नई के मंदिर सर्वेक्षण परियोजना के पूर्व अधीक्षक डी कन्ना बाबू ने दिया है। उन्होंने ये खोज मंदिरों की स्थापत्य से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के क्रम में कृष्णा घाटी का सर्वेक्षण करते हुए की है। अन्वेषण से पता चला है कि ये गुफाएं प्रागैतिहासिक मनुष्यों के आवास थे। प्राकृतिक रूप से निर्मित इन गुफाओं की संख्या 5 है। इन गुफाओं के 2 दीवारों और छत पर मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा बनाए गए शैल चित्र उपस्थित है। हालांकि कुछ हवा के संपर्क में आने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये शैल चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराने हैं। ये शैल चित्र यहाँ रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े हैं। पेंटिंग में प्राकृतिक सफेद काओलिन और लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। ये रंग गेरू मिट्टी, रेत और फेरिक ऑक्साइड वर्णक से बना है। आपको बता दें कि काओलिनाइट एक नरम, मटमैला और सफेद खनिज है जो एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिजों जैसे फेल्सपार के रासायनिक अपक्षय से बनता है। इससे पहले साल 2018 में पुरातत्वविदों ने गुंटूर जिले में दाचेपल्ली से प्रागैतिहासिक रॉक कला की खोज की थी। ये रॉक कला प्राकृतिक चूना पत्थर संरचनाओं पर निर्मित थे, जो लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के जीसीसी यानी गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जीसीसी को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। गौरतलब है कि जैविक प्रमाण पत्र उन कृषि उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनका उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण आदि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार जैविक तरीके से किए गए हों। इस प्रमाण पत्र के मिलने से अराकू कॉफी और काली मिर्च के उत्पादों को बाजार में अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश की एक सहकारी संस्था है। इस संस्था में शामिल सदस्य सहकारी कृषि करते हैं। अराकू कॉफी और काली मिर्च को 21,104 एकड़ क्षेत्र में उगाया जाता है। अराकू कॉफी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन और जीके वीधी मंडल में गोंडिपाकालू, लम्मा सिंगी, कप्पलू,
जीके वीधी, पेदावलसा और एराचेरुवुलु समूहों के 1300 से अधिक आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी में अराकू कॉफी की खेती घाटी के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है। इस घाटी में कॉफी उत्पादन के लिए अनुकूलतम स्थिति है। अराकू घाटी में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है, जिससे कॉफी उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान मिल जाता है। साथ ही इस घाटी की मिट्टी आयरन से भरपूर होती है, जो कि कॉफी को धीरे धीरे पकने में सहायता प्रदान करती है और इसकी सुगंध और स्वाद को विशिष्टता प्रदान करती है। अराकू क्षेत्र की कॉफी हल्की अम्लता और गुड़ की हल्की मिठास के साथ कुछ कुछ अंगूर जैसी खट्टी होती है। अराकू घाटी की कॉफी में कभी कभी शहद जैसी मिठास तो कभी कभार वाइन का हल्का स्वाद के साथ ही कई बार चेरी जैसे फलों का भी स्वाद मिलता है। अराकू कॉफी अरेबिका कॉफी की एक प्रजाति है जो मूल रूप से इथियोपिया के दक्षिण पश्चिमी आइलैंड के जंगलों में पाई जाती है। हाल ही में यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 25% लोगों ने एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को पीटे जाने को उचित ठहराया है। साथ ही बीते एक दशक में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह के स्तर में भी कोई सुधार नहीं देखा गया है। रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 90% लोग अभी भी महिलाओं के खिलाफ कुछ न कुछ पूर्वाग्रह जरूर रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी आबादी का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनेता होते हैं। नतीजतन अधिक लैंगिक पूर्वाग्रह वाले देशों के संसद में महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा स्वदेशी, प्रवासी और विकलांग महिलाओं का भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अलावा 5 में से 2 लोगों का मानना है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी का गुण रखते हैं। साथ ही इनका यह भी मानना है कि महिलाओं को निर्णय लेने में शामिल न करने से दुनिया दृष्टिकोणों, अनुभवों, क्षमताओं, आवाजों और विचारों की विभिन्नता को समाप्त कर देगी। गौरतलब है कि पहली बार इस इंडेक्स को साल 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के साथ जारी किया गया था। ये सूचकांक लैंगिक असमानता के मूल कारणों को बताता है जो महिलाओं और लड़कियों की प्रगति में बाधा डालते हैं। इसमें 4 प्रमुख आयाम शामिल हैं: राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता। इन आयामों के आधार पर महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिए को ट्रैक किया जाता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि कैसे पक्षपातपूर्ण नजरिया और विश्वास लैंगिक समानता और मानवाधिकारों को बाधित करते हैं। हाल ही में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 पर दस्तखत किए। ये राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली हेतु प्रमुख योजना और कार्यान्वयन साधन का कार्य करेगी। आपको बता दें कि ये फ्रेमवर्क भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। इसका मकसद ऐसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण एवं मानवाधिकारों से जुड़े हों। ये फ्रेमवर्क 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है जो 2030 के एजेंडा पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पार्टिसिपेशन से संबंधित है। 4 स्तंभों में 6 परिणाम क्षेत्र शामिल हैं। इसके तहत संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और उचित कार्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण, जलवायु, वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन और लचीलापन शामिल है। साथ ही लोगों, समुदायों और संस्थानों को सशक्त बनाना भी शामिल है। इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा की जाएगी। इसे भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से स्थापित करेगी। गौरतलब है कि इस फ्रेमवर्क को नीति आयोग के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी भागीदारी की थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने इसका नेतृत्व किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली से प्राप्त जानकारी को भी इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्यों को साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाया गया था। एसडीजी को गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और साल 2030 तक शांति एवं समृद्धि लाने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था। चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, सरोगेसी विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके अनुसार एकल पुरुष और महिलाएं, लिव इन में रहने वाले जोड़े और समान लिंग वाले जोड़े सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने के लिए अधिकारी नहीं हैं। कथन 2, इसके तहत विधवा या तलाकशुदा महिलाएं सरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। और कथन 3, कानूनी रूप से विवाहित महिला एवं पुरुष अब सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, तापस 201 यूएवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक मानव रहित हवाई वाहन है। कथन 2,
इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। और कथन 3, इसे पहली बार एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उच्च समुद्र संधि के तहत 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखने का लक्ष्य रखा गया है। 2, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर के समुद्र को उच्च समुद्र कहा जाता है। 3, उच्च समुद्रों को ट्रांसबाउंड्री जल अथवा अंतर्राष्ट्रीय जल भी कहा जाता है। और 4, उच्च समुद्र में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, नदियां, क्षेत्रीय समुद्र, भूजल प्रणालियां, आर्द्र भूमि आदि शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आंध्र प्रदेश को अराकू कॉफी एवं काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कथन 2, अराकू कॉफी का नाम इसे अराकू घाटी में उगाए जाने के कारण पड़ा है। और कथन 3, जैविक प्रमाण पत्र उन कृषि उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनका उत्पादन, प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि तय मानकों के अनुसार जैविक तरीके से किया गया हो। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अब पांचवा और अंतिम प्रश्न, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है जो 2030 के एजेंडा पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पार्टिसिपेशन से संबंधित हैं। दूसरा कथन, इसके कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा की जाएगी। और कथन 3, इसे नीति आयोग ने तैयार किया है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष योगा डे की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई। इस थीम को आयुष मंत्रालय ने चुना है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। वैश्विक तौर पर योग दिवस की शुरुआत भारत द्वारा की गई है। 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया गया था। बता दें कि योग दिवस के लिए 21 जून को चुने जाने के पीछे भारतीय संस्कृति में इस दिन की विशेष महत्ता है। दरअसल इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। बीते दिनों ओडिशा के पुरी में स्थित पवित्र धाम जगन्नाथ से निकलने वाली रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। यात्रा की समाप्ति शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान जगन्नाथ के लौटने के साथ होती है। बता दें कि पुरी में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। अमूमन मंदिरों में पत्थर से निर्मित मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन इस धाम की विशेषता है कि यहाँ लकड़ियों से बनी मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ मौजूद जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रथों को क्रमशः नंदी घोष, तल ध्वज और देव दलना कहा जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है, वहीं उनकी बहन सुभद्रा के रथ का रंग लाल और काला होता है, जबकि लाल और हरे रंग का रथ भगवान बलराम का होता है। हाल ही में साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर की गीता प्रेस को प्रदान करने की घोषणा की गई है। उसे यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाएगा। बता दें कि गांधी पीस प्राइज भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना साल 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस प्राइज के लिए राष्ट्रीयता, भाषा, जाति के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्ति पात्र होते हैं। इसमें विजेता को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और एक पारंपरिक हस्तकला से संबंधित कृति भी प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के निर्णायक मंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि गांधी शांति पुरस्कार के पहले विजेता जूलियस न्येरेरे थे। इन्होंने साल 1995 में यह अवार्ड जीता था। न्येरेरे तंजानिया के राजनेता थे।
इनके अलावा इस पुरस्कार के विजेताओं की सूची में डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इसरो, रामकृष्ण मिशन, अक्षय पात्र और सुलभ इंटरनेशनल आदि शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान मियावाकी वन का जिक्र किया। बता दें कि मियावाकी एक छोटी सी जगह में जंगल उगाने की बेहतरीन तकनीक है। इस पद्धति की खोज जापानी बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी द्वारा की गई थी, इसलिए उनके नाम पर ही इस पद्धति का नाम रखा गया है। उन्होंने साल 1970 में इस पद्धति को विकसित किया था। इसमें पुष्प वाटिका, इमारती लकड़ी का बगीचा, औषधीय उद्यान, मिश्रित प्रजातियों का समूह और एक डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर शामिल होता है। गौरतलब है कि जिस जगह इस तकनीक से जंगल लगाना होता है, वहाँ की मिट्टी में जैविक खाद, भूसा और नारियल का जूट डालकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसके बाद आधे आधे फीट की दूरी पर खाद डालकर पौधों को लगाया जाता है। इसके बाद जमीन पर घास और सूखी हुई पत्तियां डाली जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मियावाकी वनों का निर्माण एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस पहल के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मियावाकी पद्धति में अमूमन स्थानीय प्रजातियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कुछ लोगों की मौत के बाद जारी किया गया। हालांकि इससे पहले WHO ने 20 जहरीली दवाओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ये दवाएं मुख्यतः भारत और इंडोनेशिया में बनाई जाती हैं। WHO के मुताबिक जहरीली दवाओं की सूची में शामिल सभी दवाएं सिरप हैं। इसमें खांसी की दवा, पैरासीटामोल और विटामिन सिरप शामिल हैं। गौरतलब है कि मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट तब जारी किया जाता है जब किसी दवा या मेडिकल प्रोडक्ट का परीक्षण किया जाता है और पाया जाता है कि वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है। साथ ही उत्पाद से संबंधित जोखिम उस देश से बाहर तक फैले हुए हैं जहां उत्पाद की खोज की गई हो। बता दें कि इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल नामक पदार्थ मिले थे और ये जहरीले अल्कोहल हैं। हाल ही में पेरिस समझौते के प्रतिनिधियों ने जर्मनी स्थित बॉन में एक सत्र का आयोजन किया। इसमें दुबई में आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। हालांकि इसमें एक बड़ी उपलब्धि GST यानी वैश्विक स्टॉक टेक के रूप में हाथ लगी है। इस चर्चा में स्टॉक टेक अभ्यास में शामिल किए जाने वाले तत्वों पर एक संक्षिप्त ढांचा तैयार किया गया, लेकिन इसे अंतिम रूप COP28 यानी COP28 में दिया जाएगा। बता दें कि वैश्विक स्टॉक टेक की अवधारणा को साल 2015 के पेरिस समझौते में लाया गया था। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्रगति का आकलन करना है। बीते दिनों साइंस एडवांसेज पत्रिका में एक शोध प्रकाशित किया गया। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में पहले से अज्ञात डक बिल्ड शाकाहारी डायनासोर की एक नई प्रजाति के अवशेष की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे गोनकोकेन नैनोई नाम दिया है। बता दें कि यह नाम तेहुलेचे भाषा से लिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक खोजे गए अवशेषों की लंबाई 4 मीटर और वजन 1 टन है। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले आज के चिली पैटागोनिया के दक्षिणी भाग में रहते थे। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य फ्लाई ऐश और प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे पुनर्नवीनीकरणीय सामग्री के अभिनव उपयोग को प्रोत्साहित करके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में ज्ञान साझा करना है। साथ ही यह विशेषज्ञों एवं नागरिकों को वीडियो क्लिप, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों और PDF फाइलों को अपलोड करने की भी अनुमति देता है। इसके संभावित कार्यान्वयन हेतु NHAI के अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। हाल ही में इंडस एक्स यानी भारत संयुक्त राज्य रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र को वाशिंगटन DC में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम को इंडस रक्षा विभाग और US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने मिलकर आयोजित किया है। इसके माध्यम से रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में नवाचारों के नए द्वार खोलेगा। इंडस एक्स दोनों देशों यानी भारत और अमेरिका में नौकरियां सृजित करेगा और वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देगा। हाल ही में सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी 112 के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। इसे एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन सोच के तहत जोड़ा जाएगा। इसका मकसद जिम्मेदार और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से बच्चों की देखभाल करना और क्रियाशील बनाना है। साथ ही संकट में फंसे हुए बच्चों के प्रत्यावर्तन और उनके कल्याण में सहायता करना है।
चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं को अन्य आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस विभागों के साथ भी एकीकृत किया गया है। प्रारंभ में इसे 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, बाद में इसे सभी राज्यों और शेष केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें पायदान पर रहा। इस लिहाज से भारत के लिए यह रिपोर्ट संतोषजनक रही, क्योंकि इसने पिछले साल की तुलना में 8 अंकों की बढ़त हासिल की है। इससे पहले साल 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा था। गौरतलब है कि 2023 के सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान को 142, बांग्लादेश को 59, चीन को 107, नेपाल को 116, श्रीलंका को 115 और भूटान को 103वां स्थान मिला है। वहीं आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश रहा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।